सौरमंडल में एक प्लेनेट अर्थ अर्थ को राउंड किया तो मुझे मिले 7 कॉन्टिनेंट, 5 ओशियंस। इसके बाद में मेरी सर्च खत्म होती है एशिया के ऊपर। एशिया में थोड़े से और नीचे आए तो मुझे मिला एक और कंट्री एशिया के अंदर, एक कॉन्टिनेंट में एक कंट्री मिली जो थी इंडिया। जी हाँ, आप सही समझे। आज हमारी खोज खत्म होती है इंडिया के ऊपर। मीन्स आज हम पढ़ने वाले हैं इंडिया। जो हमने इतना सारा सोलर सिस्टम पढ़ा, उसके अंदर एक प्लेनेट के ऊपर इतनी सारी डिटेल में इंफॉर्मेशन देखी, डिटेल नॉलेज देखा है, उसमें हमने अर्थ के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानी। और उसके बाद में जब कॉन्टिनेंट में आए तो आज हमारी बारी आती है जानने की हमारे इंडिया के बारे में। तो गाइज, आप लोग रेडी है इंडिया के बारे में जानने के लिए? तो आज का चैप्टर ही हमारा है इंडिया को जानना, इंडिया को पढ़ना, इंडिया की लोकेशन, साइज एंड पॉलिटिकल रिलीफ। तो इंडिया के बारे में आज हम सारी चीजें देखेंगे कि इंडिया जो है इस ग्लोब में कहाँ एग्जिस्ट करता है, इसकी यहाँ पे क्या लोकेशन है, क्या कंडीशन है, मतलब इस पूरे ग्लोब में इंडिया कहाँ पे बिलोंग करता है। तो आपको तो इतना क्लियर हो चुका होगा मेरी बातों से और हमारे प्रीवियस लेक्चर से कि इस पूरे ग्लोब में हम जाते हैं एशिया कॉन्टिनेंट पर, और एशिया में ही एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट जो हमारे वर्ल्ड का सबसे बड़ा है, और उसी में हम यहाँ पर एक कॉर्नर पे देखते हैं जो कि हिंद महासागर से जुड़ा हुआ है। वहां हमें देखने को मिलता है इंडिया। क्लियर? तो चलो फिर आज शुरू करते हैं हम इंडिया के बारे में इंफॉर्मेशन देखना, या इंडिया को पढ़ना या जानना जहाँ हम रहते हैं। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो देख लेते हैं, फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इंडिया। इंडिया का साइज और लोकेशन, इस ग्लोब में उसकी लोकेशन कहाँ पर है वो देखेंगे। देन इसका फिजिकल डिवीजन, पॉलिटिकल डिवीजन, ये सारी जो चीज़ें हैं वो भी देखेंगे। इंपॉर्टेंस एंड यूजफुलनेस ऑफ फिजिकल डिवीजन, जो कि हमारा फिजिकल डिवीजन हुआ है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, वो किस तरीके से हमारे लिए यूजफुल है। फिर इसकी जो जियोग्राफिकल यूनिट ऑफ इंडिया ड्यू टू वेराइड फिजिकल डिवीजन एंड इंटर डिपेंडेंस है, ये वाला टॉपिक या पॉइंट भी देखने वाले हैं। तो चलो अब हम बिना कोई देरी किए हमारा आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। भाई, हमारा जो इंडिया है यहाँ पर डाइवर्सिटीज के बारे में तो हम कुछ बोल ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे यहाँ इतनी ज्यादा डाइवर्सिटीज है। आपको पता है कि हमारे यहाँ 28 स्टेट्स है, सारे अलग अलग लैंग्वेजेस है, अलग अलग कल्चर्स है। अभी कुछ दिन पहले हमने दिवाली सेलिब्रेट किया था और अब हम छठ सेलिब्रेट कर रहे हैं। कुछ टाइम बाद जाकर के हम क्रिसमस भी सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो हम फेस्टिवल के अकॉर्डिंग भी डाइवर्सिटीज देखते हैं, और पूरे इंडिया में आप जहाँ पे भी जाएंगे तो हर कहीं का पहनावा अलग होता है, वहाँ का फूड अलग होता है, लोकेशन वाइज भी सभी में डाइवर्सिटीज पाई गई है। तो यही जो है इंडिया को बाकी सबसे अलग बनाता है, क्योंकि इसमें इतनी सारी डाइवर्सिटीज है, उसके बाद में भी ये एक यूनिट में बंधा हुआ है। तो इंडिया में न सिर्फ इस टाइप की डाइवर्सिटीज है, इवन ये डाइवर्सिटीज क्यों बनी हुई है, क्योंकि वहाँ की जियोग्राफिकल कंडीशंस के लिए, क्योंकि जहाँ की भी जो भी जियोग्राफिकल कंडीशंस होती है वहाँ के लोग उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करते हैं, या अपनी जो लाइफ स्टाइल है उसको उस हिसाब से ढाल लेते हैं। तो इंडिया में पूरा जो इंडिया है उसके पूरे इंडिया भर में अलग अलग जो जियोग्राफिकल कंडीशंस है वो उतनी ही डाइवर्सिटीज जो है वहां पर उतनी चेंज होते जाती है। मतलब कहीं पे भी जाए, आप कश्मीर में जाएंगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारे माउंटेन्स दिखाई देंगे। आप नीचे वाले एरिया में इधर जब जाएंगे आएंगे तो आपको यहाँ पर पूरा जो है ये ओशियंस के तट पे दिखाई देगा। तो यहाँ की अलग, वहाँ की अलग है। तो जियोग्राफिकल डाइवर्सिटीज के कारण जो इतनी सारी इंडिया में अवेलेबल है, हम इसे सब कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। अब आप कहोगे कि भाई सब कॉन्टिनेंट क्या भला है? हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि हमने कॉन्टिनेंट देखे थे कि जो 7 कॉन्टिनेंट है इन अर्थ, ठीक है, ये वर्ड में बोले तो वहां पर 7 दिखे थे तो वो कॉन्टिनेंट थे। और यहाँ पर क्योंकि देखो वो पूरे 7 कॉन्टिनेंट में इतने अलग अलग डाइवर्सिटीज थी, तो इसलिए हमने उसको कॉन्टिनेंट कहा है। और इंडिया अपने आप में इतना यूनिक है, और अपने आप में पूरे सबकी जो है ना, पूरे एशिया की तो सब जो जियोग्राफिकल डाइवर्सिटीज वगैरह सारी है वो इसने अपने आप में बनाए रखी हुई है यहाँ पे। तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। आपसे क्वेश्चन भी किया जा सकता है जिसका आपका आंसर इस तरीके से देना है। देखो पूरा जो इंडिया है, जैसे हमने
कॉन्टिनेंट में पढ़ा था कि पूरा जो सरफेस है, जो क्रस्ट है, लिथोस्फीयर है, वो एक जैसे नहीं होता है। सिमिलरली इंडिया के लिए भी है कि इंडिया में कहीं पे भी जो सरफेस है वो एक जैसे नहीं है, कहीं पे ऊंचा है, कहीं पे नीचे है, कहीं माउंटेन्स है, कहीं पे ओशंस मिलेंगे, कहीं पे प्लेट्यूज मिलेंगे। तो इंडिया में इतनी सारी डाइवर्सिटीज है, तो इसीलिए इसे क्या कहा है, सब continent. India is referred to as the sub Indian continent because it is a geographical unit which is self sufficient in itself, right? हम पूरे एशिया की बात नहीं कर रहे, हम तो एशिया को सिर्फ एक कॉन्टिनेंट के बीच में ले रहे थे, लेकिन यहाँ पर पूरे एशिया की पूर्ति हमारा इंडिया ही कर देता है। क्लियर? तो ओके, इन इटसेल्फ एज इट इज कट ऑफ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया, कि जो उसको पूरे जो एशिया है वहां से भी इसको ये हटा रहा है। एशिया बाय द माउंटेन वॉल ऑफ द हिमालय, पूरा जो एशिया है हमारे पास में, हम सबको पता है कि यहाँ पर एक ग्रेट माउंट ऑफ हिमालय जो है, तो ये मतलब माउंटेन जो है, तो वो उसको इससे काट देता है यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत बड़ी है, और हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में ही पढ़ा था हिमालय के बारे में, ठीक है, जब हम माउंटेन्स वाला टॉपिक पढ़ रहे थे तो वहीं पे, तो ये माउंटेन यहाँ पे हिमालय क्या करता है, इंडिया को बाकी जो पूरा एशिया है उससे हटा देता है। और अब आपको मैं फिर से कहूंगी कि आपको यहाँ पर सबसे मस्ट है कि आप अपने एटलस को साथ में रखें, या बुक में जो आपके पास में यहाँ पे मैप्स रखे हुए हैं उसे देखें, तो आधे से ज्यादा चीजें, इवन 80% चीजें जो है वो हम मैप में ही सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, जब हम चीजें समझ लेते हैं तो राइटिंग जो है हमें ऑटोमेटिकली आने लगती है। जब अब आपका यहाँ पर वर्ड मैप ओपन करके देखेंगे तो क्या होगा, क्योंकि हम ज्योग्राफी में बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली मतलब हम किसके ऊपर बात करेंगे, यहाँ की ज्योग्राफिकल जो कंडीशन है उसके ऊपर तो हमें बात करनी ही करनी है। तो जब हम वर्ड मैप देख रहे हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि इंडिया जो है वो एकदम लास्ट पॉइंट होता है एशिया में, एकदम नीचे वाला। हमने इंडियन रीजन मतलब जो ओशियन है वहां पर भी पढ़ा हुआ था कि एक इंडियन ओशियन है, और उसका नाम पहला एक ओशियन है जिसका नाम किसी कंट्री पे रखा हुआ है, और वो भी क्यों, क्योंकि इंडिया जो है वो लास्ट में एकदम कॉर्नर पे है, और उसका जो हेड है, मतलब इंडियन ओशियन का हेड कौन, इंडिया का आता है, करेक्ट। तो यहाँ पे इसकी देखो, हम तो इसकी ज्योग्राफिकल कंडीशन भी समझ रहे कि भैया इंडिया कहाँ सिचुएटेड है। हमने आधा चीजें मतलब 50% देख देख के कहाँ डन कर ली, मैप को देख के पता कर लिया कि इंडिया की क्या लोकेशन है। फिर यहाँ पे देखेंगे हम तो इंडिया जो है वो एशिया से किस तरीके से अलग होता है। यहाँ पर एक जो ग्रेट वॉल ऑफ माउंटेन है, ठीक है, ग्रेट माउंटेन वॉल जो है वो हिमालय जो है वो उसको इससे अलग करती है, मतलब पूरा की पूरा इंडिया जो है वो एशिया से उसको काटने का काम करती है, उसको हटाने का काम करती है। फिर इसके नेबर कंट्रीज भी आप साथ में देख लेंगे, जब हम पॉलिटिकल देखेंगे तो यहाँ पर पाकिस्तान मिलेगा आपको, यहाँ पर बांग्लादेश, फिर यहाँ नेपाल, यहाँ भूटान, ठीक है, चाइना एक साइड में मिल जाएगा, चाइना को तो मतलब बीच में आपके पास हिमालय तो आ ही जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है समझने वाली, तो हम मैप में देख करके ऑटोमेटिकली सारी चीजों को समझ लेंगे, और जब हम मैप अच्छे से समझ लेंगे तो आपका जो राइटिंग वाला सेक्शन है वो बच जाएगा। जब आप समझ ले तो ऑटोमेटिकली समझ के लिखना फिर तो बच रहा है ना। तो ये तो पता चल गया कि हमने सब कॉन्टिनेंट क्यों कहा है इंडिया को, तो ये आंसर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास में क्या है कि इंडिया के पास इसकी खुद की यूनिकनेस है, इसकी खुद की ज्योग्राफिकल यूनिट है, तो इसीलिए हमने इसको क्या कहा है, सब कॉन्टिनेंट कहा है, जो कि इसको एशिया से कट करता है, राइट। ओके, अब हम बात करते हैं इसकी लोकेशन के ऊपर और इसके साइज के ऊपर। तो लोकेशन के लिए हम वापस से आ जाते हैं हमारे इस ग्लोब के ऊपर, या हमारे जो मैप है उसके ऊपर आ जाते हैं, जो हमें समझने में इजी करेगा। देखो अब मेरे पास यहाँ पर तो ड्रॉ तो है नहीं कोई भी चीज। सपोज अब मैं यहाँ से इतना मान लेती हूँ कि ये बीच वाला इक्वेटर जा रहा है, राइट, मेरे पास इक्वेटर भी बना हुआ है। ओके ओके, डाउट क्लियर कर दूं, लास्ट टाइम रेड बॉल था, अब ग्रीन बॉल है। रेड बॉल का जो ऑनर था वो उसे ले गया, अब मैं ग्रीन वाले लेके आई हूँ, ठीक है। तो इक्वेटर है, आप यहाँ पर मैप में देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब हमने पूरे इसमें क्या निकाला, हमने एशिया वाला जो रीजन है, हम वो वाला कॉन्टिनेंट जो है वो निकाल लेते हैं। ओके, मैं यहाँ यूरोप भी ले लिया मैंने, ठीक है। जब आप एशिया में आए तो एशिया में यहाँ पर ये जो येलो वाला पार्ट दिख रहा है तो ये इंडिया है, आपको क्लियर हो गया। तो आप यहाँ से चीजों को देख के पता निकाल सकते हो, ठीक है, आपको कोई चीज रटनी नहीं है। हम यहाँ पर चीजें ऑटोमेटिकली समझेंगे, देखेंगे, तो आपको रटने का जो आपका एक एक्स्ट्रा काम होता है ना वो खत्म हो जाएगा। अब हमको इस वर्ड मैप में इंडिया की लोकेशन पता करनी है, तो आपके पास पहला पॉइंट यही क्लियर हो गया कि भैया इंडिया जो है वो कहाँ पर है, एशिया में है। उसके बाद में इंडिया जो है, इंडियन प्लेट, इंडियन ओशियन क्यों नाम था, क्योंकि इंडिया जो है इसका हेड है, ठीक है। इंडियन ओशियन का हेड कौन है,
इंडिया है, मतलब नीचे साइड में क्या हुआ, इसके नॉर्थ में क्या, सॉरी साउथ में क्या हो गया, इंडियन ओशियन है, ये हमको यहाँ से पता चल गया। दूसरा जो पॉइंट है ये भी डाल सकते हैं लोकेशन के लिए। तो आपने ये चीजें तो बता दी, फिर यहाँ पर जब आप इसकी चीजें देखते हो तो आपको यहाँ पे भी पता चल रहा है कि इंडिया जो है उसको यहाँ से देखो, यहाँ पर क्या जा रहा है, ये इसको टू पार्ट्स में रे जो है इसको डिवाइड भी कर रही है। तो आप सारी चीजें क्या कर दोगे, यहीं से निकाल दोगे। ओके ओके, सॉरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि पहले ये किस हेमिस्फीयर में है हमको वो देखना है, ठीक है। इंडिया जो है, सॉरी, पूरा जो एशिया है वो किस में, नॉर्थन हेमिस्फीयर में है, करेक्ट। मतलब ये नॉर्थन हेमिस्फीयर में बता रहा है ना कि पूरा एशिया जो है, और एशिया में ही कौन है, इंडिया है, तो इंडिया भी किस में जाएगा, ये भी नॉर्थन एशियन हेमिस्फीयर में ही जाएगा। तो इसका रीजन कौन सा हो गया कि ये नॉर्थन हेमिस्फीयर में है सबसे पहले, तो ये एशिया का है, और एशिया के साथ में हम इसकी कंडीशन जो है वो डाल देंगे सेकंड वाली कि ये नॉर्थन एशिया में है। क्लियर। इसके साथ में हमने बता दिया कि एशिया एट द हेड ऑफ द इंडियन ओशियन, कि एशिया का जो है मतलब इंडियन ओशियन का हेड जो है इंडिया जो है वहां पर इसके बीच में आता है, राइट। अब हम इसके बीच में देखें कि इट लाइज बिटवीन 84.5 है यहाँ पर, ठीक है, 37.6 जो एन, ये लैटिट्यूड्स बता दिए हमने कि कौन सा किस लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में, ये वाली भी कंडीशन हमने यहाँ पर बता दी। अब हम बात करते हैं कि इंडिया की जो जियोग्राफिकल मतलब पूरा जो एरिया है, तो हमने यहाँ से तो एक चीज पता करके निकाल ली कि एशिया में इंडिया की जो मतलब पूरे वर्ल्ड में एशिया में इंडिया की लोकेशन क्या है, तो हमने ये तो फाइंड आउट कर लिया है। अब हम इंडिया के बारे में ही बात करें, क्योंकि अभी तक हमने पूरे सोलर सिस्टम में से जब अर्थ को निकाला था तो हमने फिर अर्थ के बारे में पता किया था, फिर अर्थ में हमने अपने अपने पढ़ने के अकॉर्डिंग हमने उसको और इजी किया था। अब वही बात फिर से कहूंगी कि इंसान जो है, ह्यूमन जो है वो बहुत ही मतलब इंटेलिजेंट है, तो अपने सहूलियत के लिए अपने आप का कंफर्टेबल जोन जो है वो क्रिएट करता है, ठीक है। अब हमने क्या किया कि इंडिया को पढ़ने के लिए हमने एक अलग से इंडिया का मैप बना लिया। अभी हमने ग्लोब पे बात की थी, फिर ग्लोब को अच्छे से डिटेल में पढ़ने के लिए हमने उसको मैप पे उतारा था। अब हम उसके एक एक सेपरेट सेपरेट जो है मैप्स वो उठाएंगे। अगर आप ब्राजील के ऊपर बात करेंगे तो ब्राजील का मैप होगा, तो हर कोई अपने अपने कंट्री को डिटेल पढ़ने के लिए उसके अपने मैप्स बनाता है। सिमिलरली हमने बना लिया किसका, इंडिया का। आप गौर से देखेंगे, अब दो इमेजेस आपको बहुत अच्छे से देखनी है। फर्स्ट इमेज आपकी ये हो गई जो बता रहा है कि कहाँ पे कौन कौन सी चीजें हैं। अब हम यहाँ से अपने मतलब की चीज निकालते हैं कि हमने यहाँ से इंडिया निकाल लिया। अब हम इंडिया को थोड़ा और जूम करते हैं, अब हम इंडिया के बारे में पता करते हैं। तो भाई पूरे इसमें जो इंडिया का जो जियोग्राफिकल मतलब जो लोकेशन है कि कितने एरिया में इंडिया फैला हुआ है, तो इंडिया जो है वो क्या है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में है। 28 नहीं कहेंगे इसको, 228 कहेंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद में सिंगल डिजिट ट्रीट किए जाते हैं। क्लियर। तो अब हमको पता है कि इंडिया जो है वो एशिया मतलब पूरे ग्लोब में क्या है, नॉर्थन हेमिस्फीयर में है। क्लियर। अब इंडिया को जब आप पूरा पढ़े कि भाई इंडिया कहाँ से क्या फैला हुआ, तो हमने एक बात तो क्लियर कर ली कि 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ये है। क्लियर। अब हम यहाँ पे देखें तो इंडिया का मतलब अब हम शहरों के हिसाब से ही बात कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपने एक गाना ओके, आपने एक गाना सुना होगा, कश्मीर तू मैं कन्याकुमारी, राइट। अब वो गाना जो है ना, पहले मुझे समझने में थोड़ा सा मतलब एकदम से जब नॉर्मली मैंने सुना तो थोड़ा वो हुआ कि ऐसा क्यों कह दिया, ठीक है। अब मैं उसका रीजन बताती हूँ कि कश्मीर तो मैं कन्याकुमारी, इट मीन कि हम दोनों एक दूसरे से जस्ट अपोजिट है, ठीक है। देखो कश्मीर कहाँ हो गया, एकदम टॉप पॉइंट पे यहाँ पर है कश्मीर। ये बता रहा है कि हम लोगों में क्या मतलब मतलब हम एक दोनों के विपरीत है, ठीक है, ये चीजें। तो एकदम टॉप पे क्या हुआ, यहाँ पर है कश्मीर, और ये जो लास्ट इसका पॉइंट है इंडिया का जो एकदम लास्टेस्ट पॉइंट है, इट्स अ कन्याकुमारी, ठीक है। मतलब हम दोनों एक दूसरे के अपोजिट। तो फर्स्ट पॉइंट क्या आता है, यहाँ पर कश्मीर आता है, और यहाँ पे आता है कन्याकुमारी। मतलब पूरे इंडिया में आप शुरुआत देखें तो यहाँ पे कश्मीर से हुए शुरू होगा, यहाँ पे कन्याकुमारी पे खत्म हो जाएगा। सिमिलरली ये कौन सा इसका नॉर्थ साउथ वाला पॉइंट हो गया, मतलब नॉर्थ और साउथ के स्टेट्स के बारे में कर दी कि एकदम नॉर्थ ईस्ट पॉइंट कौन सा है, कश्मीर है, और साउथ ईस्ट पॉइंट जो है वो कन्याकुमारी है, राइट। अब हम ईस्ट और वेस्ट के ऊपर बात करें तो यहाँ पर हमारे पास में कौन सा पॉइंट आ गया, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश। और अगर हम इधर वेस्ट की बात करें, एक सेकेंड, ठीक है, वेस्ट में बात करें तो यहाँ पर कौन सा आ जाता है हमारे पास में, कच्छ, ठीक है। अब हम यहाँ पर ये वाले दो पॉइंट्स के ऊपर बात करें, यहाँ पे कच्छ, तो ये दोनों पॉइंट जो है इसकी बाउंड्रीज का काम करते हैं, मतलब जो लास्ट पॉइंट होते हैं ना, तो दोनों चारों डायरेक्शंस में इनके लास्ट लास्ट पॉइंट जो है वो कौन कौन से है। इंडिया जियोग्राफिकल कंडीशन 3.2 मिलियन किलोमीटर, मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ओके, किलोमीटर स्क्वायर। The north-south extent from Kashmir to Kanyakumari is about 3,200 किलोमीटर। यहाँ तक के जो इसकी मतलब लंबाई है, तो कश्मीर से कन्याकुमारी की कितनी है भाई, 3,200
किलोमीटर या 100 किलोमीटर, ठीक है, स्क्वायर। इसमें बात करेंगे अगर हम ईस्ट और वेस्ट के ऊपर बात करें, मतलब अरुणाचल प्रदेश से कच्छ के बीच में बात करें, तो ये कितना जाता है 2900 किलोमीटर, ठीक है, इतना इसके बीच में है। मतलब आप दिशाओं के इसमें देख लो भाई कि ईस्ट से वेस्ट आपको इतना जाना है, एकदम अलग अलग छोरों पे। अगर आपको नॉर्थ से साउथ जाना है तो आपको 3200 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो कवर करना होगा। अगर आप ईस्ट टू वेस्ट जाना चाहते हैं या वेस्ट टू ईस्ट जाना चाहते हैं तो आपको 2900 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो कवर करना होगा, तब आप इंडिया के चारों कोनों को घूम सकते हैं। क्लियर। अब हम बात करते हैं कि हमारी जो इंडिया है इसके आजू बाजू के, हम किसी कॉलोनी में जाते हैं तो हम अपने पड़ोसियों को सबसे पहले देखते हैं। तो अब इंडिया के पड़ोसी कौन से होंगे भाई? अब हमने सिर्फ इतना तो था नहीं कि हमने सिर्फ इंडिया को ही पढ़ना था तो इंडिया को ही निकालेंगे। अब हम कहीं घर बनाते हैं तो वहां देखते हैं ना कि माहौल ठीक है, वहां के आसपास के लोग ठीक है, ये वो। तो अब हम इसमें तो कुछ नहीं कर सकते कि हम अपने पड़ोसियों को बदले यहाँ पे, लेकिन हम उनके बारे में जान जरूर सकते हैं। ये क्वेश्चंस भी होते हैं कि इंडिया की कितनी नेबर कंट्रीज है, कहाँ कहाँ से इंडिया की कंडीशन क्या है, वो कैसे घिरी हुई है। तो इस क्वेश्चन को भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, हम यहीं की यहीं इसे समझ लेंगे और यहीं की यहीं हम इसे याद भी कर लेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास में हमने क्या किया था, हमने ग्लोब निकाला था। मैं अगेन एक ही एक बात 10 बार इसलिए समझा रही हूँ ताकि आपको डबल डबल मेहनत नहीं करनी पड़े। क्लियर। तो वो मेहनत बचाने के लिए मैं एक ही बात को 10 बार रिपीट कर रही हूँ। हमने ग्लोब निकाला, ग्लोब पे हमने एशिया कॉन्टिनेंट निकाला, एशिया कॉन्टिनेंट में हमने निकाला क्या, इंडिया निकाला। सेम जब हम एक एक कॉन्टिनेंट पढ़ रहे थे, हम ये एक एक क्वेश्चंस पढ़ रहे थे, तो हम हर चीज को देख रहे थे कि एशिया के साइड में कौन सा कॉन्टिनेंट है, उसके जस्ट साइड में यूरोप है, यूरोप और एशिया को कौन डिवाइड कर रहा है, यूराल एंडी है ना, यूराल माउंटेन कर रहा था वहां पे, ठीक है। तो ऐसी चीजें एंडी सॉरी ओके यूराल था, ठीक है, ब्लैक सिया था। तो कौन कौन से किस किस को डिवाइड कर रहा है, तो हम इन सारी चीजों को नोटिस कर रहे थे, राइट। यूरोप के जस्ट नीचे कौन सा आ रहा है, तो यूरोप के जस्ट नीचे जो है अफ्रीका आ रहा था, अफ्रीका के साइड में फिर जाके मतलब एशिया के नीचे जाके हमको ऑस्ट्रेलिया मिल रहा था, इधर नॉर्थ अमेरिका के साथ में जब हम देख रहे थे तो पनामा जो है उसके साथ में उसी से कनेक्ट होकर के नीचे कौन आ रहा था, साउथ अमेरिका आ रहा था। तो ऐसे करके जो हमने चीजें पढ़ी थी, समझी थी, तो सिमिलरली हम इंडिया के रिगार्डिंग भी यही चीजों को समझने वाले हैं। तो देखो अब हम इंडिया को पढ़ रहे हैं, तो हमने इंडिया देख लिया, तो अब हम इंडिया के ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सब जगह देखेंगे कि कौन कौन से है और इनके बीच में कौन बाउंड्री बना रहा है, ठीक है। तो हमने इंडिया के ऊपर आ गए। अब आप इस पूरे मैप को अच्छे से देखेंगे, समझेंगे, और आप ब्लैंक पेपर में यही मतलब जो ब्लैंक मैप है ना, तो उसमें यही चीजें फील करेंगे, ऑटोमेटिकली आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो जो एक्स्ट्रा वर्क है वो नहीं करना पड़ेगा और यहीं के हम सीख के बदल लेंगे। देखो सबसे पहले तो हम आ गए इंडिया के ऊपर, राइट। अब इंडिया के ऊपर आ गए तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पर जस्ट इसके साइड में देखो, डायरेक्शन बना लूं मैं यहाँ पे, ठीक है। अब हमने डायरेक्शंस बना ली, यहाँ पर देखा तो यहाँ पर कौन है भैया, यहाँ पर पाकिस्तान बैठा हुआ है। आप अपने मैप में बनाइए, वहां आपको यहाँ से पता है कि भाई यहाँ से शुरू होके यहाँ तक के हमें पाकिस्तान ही मिलता है, करेक्ट। मतलब क्या हुआ, आप कश्मीर से निकल रहे हो तो यहाँ से जितनी स्टेट कवर हो रही है, आप यहाँ पर गुजरात तक के चले जाओ तो आपको कौन देखने को मिल रहा है, पाकिस्तान देखने को मिल रहा है। जस्ट इसके एक साइड में जाएंगे तो थोड़ा सा इसको भी देख ही लेते हैं कि भाई यहाँ पर अफगानिस्तान जो है वो है, ठीक है। अब हम इधर आए तो अब हम इस साइड में देखें कि इसकी नेबर कंट्री कौन है, तो हमको यहाँ पर कौन दिखाई दिया, चाइना दिखाई दी, ठीक है, जस्ट पड़ोस में दिखाई दिया हमको चाइना। जब हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पर एक स्पेस पड़ता है और हम इसको क्या समझते हैं, वो इंडिया का पार्ट है, इट्स नेपाल, राइट। तो यहाँ पर नेपाल है, फिर यहाँ पर एक और छोटा सा अलग से कलर दिखता है, तो ये है हमारे पास में भूटान। फिर हम यहाँ पर आते हैं बीच में, मतलब इंडिया के बीच में थोड़ा सा पार्ट होता है, तो हमको एक और मिलता है दूसरा, तो ये हो गया हमारे पास में बांग्लादेश। इंडिया जो है वो मतलब एक साइड से क्या है, पूरा किससे कवर है, एक एक साइड ये, दूसरा साइड ये हो गया, तो इन दोनों से क्या है, ये कंट्रीज से कवर्ड है। बाकी इसके इधर वाला साइड जो है ये पूरा, ये किससे, पानी से कवर है, हमें पता है। और ये किसका हेड बन रहा है, ये इंडियन ओशियन का हेड बन रहा है, तो इसलिए इसी मतलब इंडिया के नाम पे इसका रखा है क्योंकि इंडिया ही उसका हेड बन रहा है, तो वो इंडियन ओशियन हो गया। तो यहाँ पर अब वो पूरा पानी से है, तो अब हम देखेंगे कि इसके तीनों और कौन कौन से मतलब है। तो यहाँ पर आता है बे ऑफ बंगाल, ठीक है, यहाँ पर अरेबियन सी आता है, यहाँ पर देखेंगे तो आपको इंडियन ओशियन मिलेगा। तो ये तीन और से किससे घिरा हुआ है, पानी से, और एक साइड में क्या है इसके पूरे जो है मतलब
लैंडफॉर्म्स है, ठीक है, यहाँ पर पूरा है, और नीचे साइड में क्या है, यहाँ पर पूरा पानी फैला हुआ है। तो आपको चीजें समझ में आई होंगी कि इसकी बॉर्डर किसके साथ कहाँ बन रही है, राइट। तो इंडिया शेयर इट्स बॉर्डर विद पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इन नॉर्थ वेस्ट। तो ये नॉर्थ एंड वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट में किसके साथ में इसने बाउंड्री शेयर की है, इसने पाकिस्तान के साथ में की, और पाकिस्तान की साइड में क्या है, अफगानिस्तान। तो थोड़ा सा पानी टच होता है, इसलिए हमने इसको अफगानिस्तान को भी यहाँ पर मेंशन किया है। चाइना एंड नेपाल, ठीक है, ये नेपाल था यहाँ पे और ये चाइना। तो ये किस साइड डायरेक्शन आ रही है, ये हो गया आपके पास नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट में किसके साथ में शेयर कर रहा है, तो ये चाइना के साथ में कर रहा है, और ईस्ट में थोड़ा सा मतलब नॉर्थ ईस्ट में और आगे बढ़े तो किसके साथ, भूटान भी है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको तो हमने नॉर्थ डायरेक्शन में ले लिया, भूटान यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में आ गया, और सॉरी ईस्ट में ही आ जाएगा ये। फिर यहाँ पर जब आप देखें तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पर भूटान सॉरी बांग्लादेश मिल रहा है, इसी के साइड में आपको क्या मिल जाएगा, म्यांमार यहाँ पर मिल जाएगा। जब आप इधर आ रहे हो तो आपको यहाँ पर एक श्रीलंका मिल जाएगा, क्लियर। आपका यहाँ पर श्रीलंका हो गया साउथ में। फिर आप जाएंगे तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको, बे ऑफ बंगाल मिल जाएगा, यहाँ पर अरेबियन सिया मिल जाएगा, यहाँ पर इंडियन ओशन मिल जाएगा, और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो जब निकलती है तो हमारे पूरे इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, क्लियर। और ये यहाँ से हमें इसलिए इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि ये एमपी से भी होकर के जाती है, क्योंकि एमपी भी बीच में है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है जिसको याद करना है। तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि इंडिया कहाँ पर है, और मतलब कितनी चीजें क्लियर होगी हमारे पास में कि इंडिया कहाँ पर है पूरे एशिया कॉन्टिनेंट में, ग्लोब कॉन्टिनेंट के अकॉर्डिंग देखे तो इंडिया की हमें कंडीशन पता चल गई, क्लियर। फिर उसके बाद में हम आगे बढ़े तो हमें क्या पता चला कि इंडिया जो है वो कहाँ पर है, किस हेमिस्फीयर में है। उसके साथ में थर्ड इसमें हमें इंडिया के सारे जो पड़ोसी है उसके बारे में पता चल गया, ठीक है। मतलब एक एक बाउंड्री जो है इंडिया की, उसकी हमने सारी बाउंड्रीज वो किसके साथ शेयर करता है, कैसे शेयर करता है, ये सारी चीजें हमने देख ली। लॉन्गिट्यूडली देयर इज डिफरेंस बिटवीन, अच्छा एक बात और फिर यहाँ पर कि जो अगर हम लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंग देखें तो इनके बीच में जो इंडिया का ईस्ट और वेस्ट पार्ट होता है, इन दोनों में 29 डिग्री का डिफरेंस होता है। और इसी डिफरेंस के वजह से क्या होता है कि इन दोनों जगह पर पॉइंट मतलब जो टाइम का जो है वो इशू क्रिएट होता है कि यहाँ पर मतलब अलग टाइम हो रहा है और यहाँ पर अलग टाइम हो रहा है। तो इस एक सेकेंड में इसको पूरा इरेज कर दूं क्योंकि बहुत ज्यादा ही खिचड़ी पका दी हमने, ठीक है। ईस्ट और वेस्ट यहाँ पर दोनों में ही लॉन्गिट्यूड का डिफरेंट आ रहा है, देखो यहाँ से ऐसे ईस्ट और वेस्ट में लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस जाता है, तो यहाँ पर टाइम का इशू हो जाता है। तो इस टाइम के इशू में, क्योंकि यहाँ पर अगर आपकी कोई ट्रेन यहाँ से निकले तो वो दूसरे टाइम में जाएंगी, अगर क्योंकि भाई एक ही कंट्री है तो वहां पर फर्क पड़ता है। अगर कंट्रीज अलग हो तो डजेंट मैटर, हम थोड़ा हैंडल कर ले, लेकिन एक ही कंट्री में अलग अलग टाइम बताए तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो अब हमने क्या किया कि जो इसका रिजल्ट निकालने के लिए हमने क्या किया कि स्टैंडर्ड टाइम देख लिया, और वो स्टैंडर्ड टाइम हमारे पास में क्या था, 22.5 डिग्री जो है, तो वो हमने देख लिया। तो ये क्या करता है, जो स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम जो है, तो ये हमने अडॉप्ट कर दिया इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जिसके अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पूरे जगह एक ही टाइम जो है वो रन होता है, क्लियर। चलो अब थोड़ा और आगे बढ़े तो अब हम यहाँ का देखेंगे पॉलिटिकल डिवीजन। अब हमने आसपास की चीजें देख ली भैया कि इंडिया के पड़ोसी कौन कौन से हैं, इंडिया कहाँ पे सिचुएटेड है, इंडिया में जो टाइम का इशू है, तो ये सारी चीजें हमने कवर कर ली। अब हम बढ़ते हैं इंडिया के अंदर कि इंडिया में क्या चीजें हैं, कहाँ पर है, कैसी है। तो मतलब अब हम इसका पॉलिटिकल डिवीजन जो है वो पढ़ेंगे, और फिर डिटेल के साथ में ही हम इसका जो है क्या पढ़ने वाले हैं, फिजिकल डिवीजन जो है वो भी पढ़ेंगे। पॉलिटिकल डिवीजन इट मीन कि हमें पढ़ना है इसके जो स्टेट्स है, जो टेरिटरीज है, उन सारी चीज़ों के बारे में कि कहाँ पर कौन सी स्टेट है, कैसी है, कैसे इसका फॉर्मेशन किया गया है। तो या शॉर्ट में बोलूँ तो ये वाला जो है ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो मैं आपको ये वाला दिखा दूँ। यहाँ पर एक एक स्टेट्स के बारे में बताया गया है, एक एक टेरिटरीज के बारे में हर एक चीज़ बताई है कि इंडिया में कौन सी चीज़ कहाँ पे है, उसकी कैपिटल क्या है। तो इन सब के चीज़ों के बारे में ही पढ़ना है। इंडिया जो है वो एक यूनाइटेड स्टेट है। हम पॉलिटी में जब पढ़ने जाएंगे तो हमको पता चलेगा कि भैया हमारा जो इंडिया है वो एक यूनाइटेड स्टेट है, मतलब बहुत सारी स्टेट जो है वो हमारे साथ में मतलब स्टेट्स को मिल करके बनाया गया है। जब आप इंडिया का मैप देखते हैं तो इंडिया के मैप में भी आपको बहुत सारी स्टेट जो है अलग अलग कलरफुल में देखने को मिल जाती है। अब आप इतनी सारी स्टेट देखेंगे, बहुत सारी है, तो हमने इसको टोटली कितने इसमें डिवाइड करके रखा है, 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज,
ये जितना भी डिवीजन किया गया है तो वो किस बिहाफ पे किया है, स्टेट और यूनियन टेरिटरीज का, उनकी लैंग्वेज के ऊपर, ठीक है। मतलब मोस्ट ऑफ जो मतलब डिवाइड की गई है डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह ये सब जो स्टेट है, तो वो उन किसके बिहाफ पर है कि जो वहाँ के लोग जो लैंग्वेज स्पोक करते हैं, जिस लैंग्वेज में वो बात करते हैं। अगर आप गुजरात में जाएंगे, गुजराती लोग हैं, महाराष्ट्र में यहाँ पर आएंगे नीचे, सॉरी इसके पीछे जो महाराष्ट्र है वहाँ पे, तो यहाँ पर महाराष्ट्रियन लोग मिलेंगे, वो मराठी बोलते हैं, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग इन्होंने बहुत सारी जो लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जो स्टेट्स है वो बनाई गई है, क्लियर, इसके बिहाफ पे। इसके बाद में एक बहुत अच्छी टर्म आती है, उसका नाम है जो यूनियन टेरिटरीज है, एक सेकेंड, बेसिक का, ओके, ये तो हमने अभी जस्ट रीड किया है, एक्स्ट्रा नोट है, ओके। एनसीआर, अब एनसीआर एक्चुअल में क्या है, मैं इसी टर्म के ऊपर बात कर रही थी, तो नेशनल कैपिटल रीजन, राइट। तो ये वो है कि जो दिल्ली और दिल्ली के आजू बाजू कुछ एरिया है, उसके 250 किलोमीटर रेडियस के बीच में जितने भी एरिया है, तो वो जितना भी वहां पे डेवलपमेंट होता है, सब कुछ होता है, तो उसकी जिम्मेदारी किसके पास में है, नेशनल कैपिटल रीजन के पास में, एनसीआर के पास में, कि पूरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो कौन देखेंगे, यही देखेगा। NCR or the National Capital Region of Delhi includes the township of, इनकी टाउनशिप है मतलब किस किस की, एक तो नोएडा हो गया, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गुड़गांव, राइट। इन चारों कौन किसके, देखो नोएडा, फरीदाबाद, गाजियाबाद एंड गुड़गांव, तो ये सब दिल्ली के साथ में, तो ये सारे आते हैं नेशनल कैपिटल रीजन के इसमें, करेक्ट। So there is a NCR board under the Ministry of Urban Development of Government of India, which is responsible for developing the cities around the capital within a radius of 250 kilometers। मतलब इसके जो 250 किलोमीटर के रेडियस में है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो NCR बोर्ड की होंगी। ये वही मतलब यहाँ पे जितने भी डेवलप्ड होंगे, डेवलपमेंट होंगे, जो भी काम होगा, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी होती है। जैसे अलग अलग जो स्टेट्स होती है, तो उसकी वहाँ की गवर्नमेंट की होती है, और यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है वो एनसीआर को दी गई है। तो पॉलिटिकल डिवीजन में तो हम इतना ही पढ़ेंगे कि भैया 28 स्टेट्स में कन्वर्ट कर दिया गया है, और उसके साथ में 8 टेरिटरीज है। इनकी कैपिटल्स आपको पढ़नी है, डिटेल के साथ देखना है, हम भी और आगे देखेंगे ही, तो आपको सभी जो स्टेट्स है उसकी कैपिटल देखनी है, राइट। अब हम बढ़ते हैं जो हमारा फिजिकल डिवीजन है उसके ऊपर। एज यू नो, हम पहले ही बात कर चुके हैं कि हमारी जो इंडिया है उसके पास में वो जियोग्राफिकल डाइवर्सिटीज मौजूद है। इवन ना सिर्फ इंडिया, हर जगह है कि कहीं पे ऊंचा नीचा है, कहीं माउंटेन्स है, कहीं पे प्लेट्यूज है, कहीं पे प्लेन है। तो सिमिलरली इंडिया में भी है, जो हमने पूरे अर्थ के इसमें लैंडफॉर्म्स देखे थे, करेक्ट, कि हर जगह जो अर्थ है वो हर जगह इक्वल नहीं है, वो अनइवन है। तो सेम हम यहाँ पे भी देखेंगे, और हमने इंडिया को तो क्या सब कॉन्टिनेंट भी बोल रखा है, क्योंकि पूरे एशिया को तो आधा वही तोड़ के ले रही है, मतलब सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो अब यहाँ पर हम इसका फिजिकल डिवीजन देखेंगे, तो इन्हीं बिहाफ पे देखेंगे कि वहां पर कहाँ पे माउंटेन्स है, मतलब कहाँ पे ऊंचा है, कहाँ नीचे है, कहाँ प्लेन है। तो यही हमारा सबसे बेसिक पॉइंट होगा जिसके बिहाफ पे हम इसको डिवाइड करेंगे। तो अब फिजिकल डिवीजन में क्या देखेंगे कि इंडिया जो है उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मतलब कहाँ पर क्या है। तो आप ये वाला जो मैप देख रहे हो, तो यहाँ पे आपको पूरी चीजें क्लियर है। देखो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर माउंटेन्स देखने को मिलेंगे। फिर यहाँ पर जब आप देखने जाए तो यहाँ पर आपको थोड़े प्लेन्स दिखेंगे। यहाँ पर एकदम वाला जो है, मतलब इधर पूरे क्या है, यहाँ पर पूरे सी है, ठीक है। यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है, यहाँ इंडियन ओशियन है, यहाँ पर अरेबियन सिया है, ठीक है। तो ये इस तरीके से जब जाते हैं तो हर जगह वहाँ का जो जियोग्राफिकल कंडीशन है वो डिफरेंट है, और इसी के बिहाफ में हमने उसको क्या कर दिया, उस पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो इसके हिसाब से हमने पूरे इंडिया को इतने पार्ट्स में डिवाइड कर रखा हुआ है। पहले तो हमारे पास में क्या हो गया, नॉर्थन माउंटेन्स हो गए, कि हम पहले माउंटेन्स देख लेते कि भैया इंडिया में माउंटेन्स है, तो ये देखो ये जो नॉर्थन माउंटेन्स में, ये माउंटेन्स के ऊपर डाल दिए। फिर इसके साथ में आता है नॉर्थन प्लेन्स, तो हम ये प्लेन्स के ऊपर बात कर लेते हैं कि यहाँ पर प्लेन भी है। प्लेन हमने पढ़ा था कि जहाँ पर एकदम इक्वल लेयर जो होती है, सरफेस जो होता है, जिसके मतलब हमारे लेवल में होता है, इट इज कॉल्ड प्लेन। माउंटेन्स जो कि हमारे जो सरफेस है उससे हाइटेड होते हैं, डजेंट मैटर कि वो हाइट कितनी भी हो जाए, ठीक है। वो बहुत लंबी लंबी हाइट्स भी हो सकती है, वो 400 मीटर से ऊंची कुछ भी हो सकती है, 600 मीटर से, राइट। और हमने सबसे हाईएस्ट पीक क्या देखा था, 8848 मीटर्स माउंट एवरेस्ट की देखी थी। फिर हमने नॉर्थन प्लेस में हमने गैंगेटिक प्लेन देखे थे कि प्लेन क्या होते हैं, आज हम वही पढ़ने वाले हैं। द ग्रेट इंडियन डिजर्ट,
फिर इसके साथ इसी में ये जो नॉर्थन वाला ना, तो इसी में हम इसको पढ़ लेंगे, ठीक है, यहाँ पे पढ़ लेंगे। फिर हम पेनिसुलर जो प्लेट्यूज है उसके बारे में पढ़ेंगे, मतलब यहाँ से जो इतना वाला जो पोर्शन आएगा हम उसको पढ़ेंगे। हमने इसको प्लेट्यूज के ऊपर बात कर ली है। फिर कोस्टल प्लेन, कोस्टल प्लेन क्या होता है, जो कोस्टल साइड है, राइट, मतलब ये जो तट वाला जो क्षेत्र है जो कि अरेबियन सिया और बे ऑफ बंगाल से लगा हुआ है, तो इनके किनार, मतलब ये जो इंडियन सरफेस हो गया ये वाला, मतलब इंडिया का प्लेस हो गया, और ये जो है तो इनसे खसकने के कारण जो है ना यहाँ पर प्लेन बन गए हैं, तो इसको हमने कोस्टल प्लेन कहा है। तो एक ये वाला पार्ट हो गया। फिर इसके बाद में इंडिया के पास में मतलब यहाँ पे इसके आइसलैंड्स भी है। आइसलैंड क्या होते हैं डिटेल में आगे पढ़ेंगे कि ये जो पानी है तो उसके ऊपर कुछ फ्लोटिंग मतलब प्लेस है, राइट, तो उसी को हमने आइसलैंड कहा है। तो हमारे पास आइसलैंड भी है। तो हमारा 6 जो पॉइंट हो गया ये हो गया। तो अब हमें इन सभी को एकदम डिटेल के साथ में पढ़ना है कि एक्चुअल में ये चीजें क्या है, कहाँ कहाँ पर है। तो हमने ये मेन देख लिया कि भैया इंडिया को इतने डिविजन्स में बांटा हुआ है, इसका जो फिजिकल डिवीजन है वो इस तरीके से है। ओके, तो अब हम स्टार्ट करने वाला है किससे, नॉर्थन माउंटेन से। तो अब नॉर्थन माउंटेन है तो एक बात क्लियर है कि अब हम इसकी लोकेशन देखने जाएंगे तो बहुत क्लियर है कि अब हम किस में जाने वाले हैं, नॉर्थ एरिया, नॉर्थ साइड में, मतलब इंडिया का जो नॉर्थ साइड है वहां पर हम इसके माउंटेन्स देखेंगे। और नॉर्थ में जो माउंटेन्स है तो हम बहुत अच्छे से पढ़ते हैं हिमालय। आए दिन बोलते ना कि भाई हम तो हिमालय पर जा रहे हैं साधना करने ये वो, तो हम इसको पढ़ने वाले हैं। यहां से जितना भी रेड वाला एरिया पड़ रहा है ये नॉर्थन माउंटेन में आता है। क्लियर, अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल के साथ में पढ़ेंगे। यहाँ पर सिर्फ एक ही माउंटेन नहीं है, इसके बीच में बहुत सारी सीरीज भी पढ़ने वाली है। तो एक बात आपने जब हमने यहाँ पर देखी हुई थी कि हमने बहुत अच्छे से देखा था कि जो हिमालय है, जो माउंटेन है वो किसको डिफरेंट, मतलब जो किसको डिवाइड करता है, ये एशिया से इंडिया को अलग करता है। क्लियर, तो ये तो सबसे बड़ी, ये किसका काम कर रहा है, ये माउंटेन्स किसके काम कर रहे हैं, एज अ बाउंड्री काम कर रहे हैं फॉर इन एशिया, किसके लिए, इंडिया के लिए, मतलब एशिया में, एशिया और इंडिया के बीच में एक बाउंड्री का काम करते हैं। The entire northern boundary of India is guarded by several lofty mountain ranges which run in the shape of an arc, right? एक आर्क के शेप में है। अभी हमने जस्ट यहाँ पर देखा कि एक आर्क की तरह, और ये पूरे एशिया को इसको अलग करता है। भाई अब यहाँ पे बहुत सारी रेंज आती है माउंटेन्स की, क्योंकि हमने रेंज भी पढ़ी थी कि माउंटेन जो होते हैं एक, और उसके साथ में बहुत सारे जो रेंज चलते हैं ना, ये माउंटेन एक साइड में, फिर एक, तो ये पूरी की पूरी रेंज होती है। और यहाँ खासी पूरी रेंज है। यहीं पे वर्ल्ड के हाईएस्ट आपको जो माउंटेन है माउंट एवरेस्ट वो भी मिल जाएगा साइड में। फिर आपको केटू यहाँ पर मिल जाएगा। डिटेल में जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे हम वैसे वैसे आगे इसको पढ़ते हुए देखेंगे भी, ठीक। एक सेकेंड में थोड़ा सा इसका जो माउंटेन वाला एरिया ना वो निकाल रही हूँ ताकि मैं आपको वहां से चीजें जो है वो इजीली समझा भी पाऊँ। और मेरे पास मेरा जो अपना पढ़ने वाला मैप बना है वो बहुत ही ज्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपके लिए। तो ये जो नॉर्थन मोस्ट रेंज है यहाँ पर बहुत सारे माउंटेन्स बने हुए हैं। जब अब मैं वापस से आपको यहीं पर लेकर के आऊंगी तो देखो यहाँ से यहाँ तक के आपको बहुत सारे पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको केटू मिल जाएगा, यहाँ पे आपको नंगा पर्वत मिल जाएगा, यहाँ पे आपको नामचा पर्वत मिल जाएगा, यहाँ पे आपको माउंट एवरेस्ट मिल जाएगा। तो ऐसे करके यहाँ से यहाँ तक के कंटिन्यू माउंटेन ही माउंटेन है। तो ये इसकी रेंज शुरू होती है और इसी को हम, ये जो कंटिन्यू माउंटेन्स है इसी को हम माउंटेन की रेंज कहते हैं, ठीक है। अब आपका काम क्या बनता है कि आप मैप खोलेंगे और हर एक जो माउंटेन है वहां पे आप उसको हाईलाइट करेंगे कि कहाँ पर कौन सा माउंटेन जो है वो बना हुआ है। और एक बार मैं आपको फिर से अपने मैप में भी एक बार दिखा दूं। हालांकि हर चीज में इसमें मैप में नहीं, हम एक लोकल जो है वो भी बनाते हैं, एक लोकल डायग्राम भी बनाते हैं, जैसे कि हमने इंडिया का मैप बना दिया और अपने समझने के लिए इस तरीके से बनाते हैं कि भाई यहाँ से शुरुआत होती है, हमने यहाँ पर केटू डाला है, यहाँ पे नंगा पर्वत हो गया, यहाँ पे माउंट एवरेस्ट हो गया, इसके साथ में कंचनजंगा आ गया, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, लास्ट में यहाँ पे नामचा बरवा आ गया। तो इस तरीके से हमारे समझने के लिए हम एक रफ डायग्राम भी बना सकते हैं, हम प्लेन मैप भी ले सकते हैं, वहां पे भी चीजें सीख सकते हैं। और ये मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हाथ लगे हम साथ ही को याद करते समझते हुए चले जाएंगे तो आपको बार बार दिक्कत नहीं जाने वाली है। द नॉर्थ मोस्ट रेंज इज द काराकोरम रेंज which सेकेंड हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट, ठीक है, माउंटेन के एंड गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है। जो नॉर्थ मोस्ट रेंज है, ठीक है, अभी जो हम लोगों ने यहाँ पर देखी थी जो नॉर्थ मोस्ट है कि जो नॉर्थ का जो लास्ट वाला पॉइंट है यहाँ पे, तो ये केटू है। अब जब हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर लास्ट में कौन सा आता है, केटू आता है। और केटू जो है वो इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट पॉइंट आता है,
है, मतलब पहले माउंट एवरेस्ट हो गया और सेकंड लार्जेस्ट कौन सी रेंज हो गई, मतलब सेकंड हाईएस्ट पॉइंट कौन सा हो गया, माउंट K2, राइट, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे, इसकी जो है कितनी मीटर हाइट है, देखो जो माउंट एवरेस्ट था उसकी हाइट कितनी थी 8,848, राइट, और इसकी कितनी है 8,611, राइट, मतलब 8,611 किलोमीटर, सॉरी मीटर जो है इसकी हाइट है, और ये पीकेस्ट पॉइंट है इन इंडिया। जो माउंट एवरेस्ट है वो पीकेस्ट पॉइंट इन वर्ल्ड है, और जो K2 है वो इन इंडिया है। टू द साउथ ऑफ काराकोरम रेंज lie the mighty Himalaya which are young mold fountain। अब यंग मोल्ड फाउंड क्या है ये भी मैंने आपको बताया। मोल्ड फाउंड क्या होता है, जिसके नीचे से बेस लंबा हो और ऊपर से क्या हो, उतला, और ये इंडियन प्लेट्स के कारण बना हुआ है। और हमने वहां पर भी देखा था कि माउंटेन्स की भी एज होती है, और हिमालय की भी, मतलब हिमालय अगर हम देखें तो वो यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन में आता है, ठीक है। अब हिमालय कैसे बना, जब हम हिमालय वाला चैप्टर पढ़ेंगे, मतलब हिमालय के ऊपर फोकस करेंगे, तो वहां पर पढ़ेंगे कि भाई हिमालय माउंटेन जो है वो किस तरीके से बनता है, कैसी दो प्लेट्स टकराती है, दोनों से उसका जो लावा है निकलता है और उससे वो बनता है। लावा वो वॉल्गेनिक वाला नहीं, ठीक है, प्लेटों के टकराने वाले की बात कर रही हूँ। अब हम स्पेशली बात करते हैं हिमालय के ऊपर। तो हिमालय जो है अगर हम उसका संस्कृत मीनिंग पढ़ने जाए तो हिमालय बना हुआ है हिम प्लस आलय, ठीक है। जब संस्कृत में पढ़ेंगे तो हिमालय है ना, हिम प्लस आलय हिमालय। अब आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि यहाँ पर कौन सी संधि काम करती है। तो हिम का मतलब क्या होता है, स्नो, राइट, बर्फ बोल सकते हैं, और आलय का मतलब होता है घर, ठीक है। जब आप हिंदी में पढ़ने जाए तो अबाउट या हाउस भी बोल सकते हैं। तो हिम और आलय मतलब क्या हुआ, बर्फ का घर। मतलब हिमालय जो है ऑलमोस्ट किससे ढका हुआ होता है, बर्फ से। जब आप कश्मीर वाले एरिया में हिमालय में सारी पहाड़ियां देखे तो आपको हमेशा वहां पर स्नो ही दिखाई देती है, तो ये हो गया बर्फ का घर। अब जो हिमालय है, मतलब यहाँ से शुरू होता है इस तरीके से एक आर्क के शेप में यहाँ पे। तो हिमालय को ना 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जैसे फर्स्ट है यहाँ पर, जब आप इतना पढ़ने जाएंगे तो यहाँ पर अभी इतना आपको डिटेल काम नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि मतलब जो मेन पॉइंट्स है वो वाला डिटेल हम आगे वाली क्लासेस में पढ़ेंगे, राइट। तभी जो आर्क का शेप है यहाँ से शुरू होता है, यहाँ खत्म हो रहा है। तो इसको अब 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो एक हो गया ये हमारा ग्रेटर हिमालय, राइट। सेकंड ये हो गया फर्स्ट, फिर उसके बाद में आता है सेकंड में बीच में आता है एक हिमाचल, इसको आप हिमाचल बोल देंगे, और एक थर्ड वाला आता है शिवालिक, राइट। अब ये थर्ड जो है ये लास्ट में आता है, मतलब कौन सा, ईस्ट साइड में आ गया ये वाला एकदम टॉप पे हुआ, और एक ये हो गया। अब इन तीनों में हमने तो ये पढ़ लिया कि हिमालय को 3 इसमें डिवाइड किया है, और अलग अलग लेवल पे देखे ना तो ये तो हमने इस टाइप के पोर्शन में डिवाइड किया है, और इस टाइप के रेंज में भी निकलता है, लेकिन अभी वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है पढ़ना। अभी हम जो मेन है वही पढ़ लेते हैं। तो ये वाला जो एरिया है, जो फर्स्ट वाला टॉप वाला, यहाँ पर मतलब ये वाला तो हमारा कौन सा हो गया, बृहद हिमालय हो गया, ये इसको हम बोल दे ग्रेटर हिमालय, यहाँ हम इसको बोल दे हिमाद्री। तो ये ऑलमोस्ट जो है हिम से घिरा हुआ है, ये स्नो वाला एरिया है। फिर सेकंड वाला आता है हमारे पास में कौन सा, ये बीच वाला। फिर उसके बाद में थर्ड वाला ये। अब इस बीच में ये जो पूरी ड्यूरेशन है ना, मतलब ये जो पूरा मतलब पूरी रेंज जो चल रही है, यहाँ पे जितनी भी हमने अच्छी अच्छी चीजें सुन रखी हुई होती है ना, कि मनाली जाना है, शिमला जाना है, नैनीताल जाना है, ठीक है, तो ये सारी जो चीजें हैं वो इसी रेंज के बीच में आती है। तो जो थर्ड वाला है तो यहाँ पर तो ये सारी चीजें आ जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पर मतलब ये वाला जो रेंज है, यहाँ पर ऑलमोस्ट सारी जो इंपॉर्टेंट वाली जो पहाड़ियां है ना, जो माउंटेन्स है, जैसे वर्ल्ड की सबसे बड़ी है ना माउंट एवरेस्ट, तो इसी रेंज के अंतर्गत आती है, ठीक है, माउंट एवरेस्ट। फिर यहीं पे आपको कंचनजंगा मिल जाएगा, धौलावीर मिल जाएगा, ये सारी रेंज जो है इसी के बीच में फैली हुई है। Many river originate for these mountains, बहुत सारी रिवर्स यहाँ से निकली हुई है, लेकिन ऑलमोस्ट जो है वो किस में रहती है, वो हिम के फॉर्म में रहती है, स्नो के फॉर्म में रहती है। 3 पैरेलल रेंज, यहाँ पर 3 पैरेलल रेंज है, जिसमें से नॉर्थ मोस्ट कौन सी है, हिमाद्री और द ग्रेटर हिमालय, विच कंटेन वर्ल्ड हाईएस्ट जो पीक पॉइंट है साउथ ऑफ द डिजीज ऑफ हिमाचल और द लेस हिमाचल। तो ये वाला सेकंड वाला जो है वो हिमाचल हो गया, यहाँ पर सबसे बड़ा पीक पॉइंट है। और थर्ड वाला आता है शिवालिक, और शिवालिक में ही आपको क्या मिलेगा, शिमला, नैनीताल, मनाली, ये सारी जगह जो है वो आपको यहाँ पर घूमने को मिलने वाली है। मैं एक बार फिर से यहाँ पर आपको मैप में जाकर के ही बता दूं, राइट। देखो अब आप यहाँ पर मैप में देखेंगे तो ये आपका ग्रेटर हिमालय हो गया, ये आपका सेकंड वाला हो गया, सेकंड हिमालय, और ये वाली रेंज हो गई आपकी इधर शिवालिक वाली।
चलो अब धीरे धीरे और आगे बढ़े, तो ये हमारा हो गया हिमालय के बारे में। अब जब हमने हिमालय को पढ़ लिया है तो अब हम सेकंड पे आते हैं हमारा नॉर्थर्न प्लेन्स के ऊपर राइट। तो अब प्लेन्स क्या होते हैं, प्लेन्स की डेफिनेशन हम लास्ट चैप्टर में ही पढ़ चुके हैं कि एक्चुअल में प्लेन्स क्या होते हैं। देखो माउंटेन्स क्या होते हैं, जो कि आपके सरफेस से थोड़े हाइटेड होते हैं, थोड़े नहीं बहुत ज्यादा होते हैं एक्चुअल में राइट। तो हमने उसको पढ़ा कि वो सी लेवल से बहुत हाइटेड होते हैं, और जो हमारा प्लेन है वो हमारे लेवल में सरफेस में इक्वली होता है, ठीक है, प्लेन होता है, इसलिए हमने इसको प्लेन्स कह दिया। अब हम प्लेन को, हमको ये भी पता था कि जो प्लेन है वो किस तरीके से बनते हैं, हमने ये प्रोसेस भी देखी थी कि जो है तो वो क्या होता है, माउंटेन प्लेट्यू से क्या करता है, अपने बीच अपने साथ में बहुत सारी चीजों को बहा कर लाते हैं, और वो बहा के लाते हैं, फिर द स्पेस जो स्पेस बचता है धरती का, तो वहां पर ये इसको डाल देते हैं नदियों के किनारे राइट। तो वहां पर क्रिएट क्या हो जाते हैं, वहां पर क्रिएट हो जाते हैं प्लेन्स। जितनी भी नदियां होती है, जितने रिवर्स होते हैं, तो इनको बहा के लाते हैं, इसके साथ में क्या लाते हैं, बहुत सारे मिट्टी, कंकड़, पत्थर, ठीक है, सॉइल्स, ठीक है, स्लेट, सिल्ट, ये सारी चीजों को ये बहा करके लाते हैं और प्लेन। ये प्लेन इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं, क्योंकि देखो भाई इतनी सारी चीजें जो है ना, पानी अलग अलग जगह से लेके आ रहे हैं, तो इसमें मिनरल्स भी बहुत अच्छे होंगे। मिनरल इन द सेंस की जो इंपॉर्टेंट है, मिनरल वो वाले नहीं, ठीक है, मिनरल मतलब इंपॉर्टेंट चीजें भी होंगी इसमें, तो वो क्या करती है, वो एक अच्छी फर्टिलाइज लैंड बनाती है, ठीक है। तो यहाँ पर कल्टीवेशन के लिए बहुत अच्छी जगह हो जाती है, प्लेन्स पे आप रह सकते हो, बहुत सारा है। तो मेन प्लेन के बारे में पढ़े जो हमें इंपॉर्टेंट है, तो हम गैंगेटिक प्लेन के बारे में पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आप प्लेन को अच्छे से देख लो, यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे जाके खत्म हो रहा है। चलो अब इसको थोड़ा डिटेल में शुरू करते हैं। इंडिया के ऊपर बात करें तो इंडिया में क्या है, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र सॉरी, ठीक है। इंडस वो यहाँ से आपको इस तरीके से बहते हुए मिलेंगे, जब हम रिवर सेक्शन पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे राइट। फिर उसके बाद में ब्रह्मपुत्र के ऊपर बात करें तो ब्रह्मपुत्र आपको यहाँ से इस तरीके से मिलेंगे, जो यहाँ पे एक सेकंड में पूरा इरेज कर दो और फिर शुरू से बताओ आपको सॉरी। देखो इंडस रिवर आपको यहाँ से ऐसे आते हुए मिलेंगी, ठीक है। यहाँ से उसके बाद में फिर आपको यहाँ पर मिलेगा कौन, ब्रह्मपुत्र मिलेंगी, और यहाँ से आपको शुरू होते हुए क्या मिलेंगी, यहाँ पर आपको मिलेंगी गंगा नदी राइट। 3 रिवर्स है हमारे यहाँ पर मेन। तो ये जो नदियां है, तो ये इस एरिया में प्लेन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फॉर्म बाय द रिवर्स इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, दीज प्लेन्स लाई टू द साउथ ऑफ द हिमालय, ठीक है। ये जो हिमालय है इसी के साउथ में, यहाँ पर तो हिमालय होगा, और हिमालय से बहते हुए या कुछ भी कहे हम, तो ये नदियां जो है बहा करके लेके आती है, और यहाँ पर इन्होंने हिमालय को क्रिएट किया। दिस इज द मोस्ट एक्सटेंसिव एंड वेल ड्रेन फर्टाइल रीजन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। क्योंकि भाई सबसे ज्यादा क्यों फर्टिलाइल होगा, क्योंकि इतनी सारी चीजों को बहा के भी तो लेकर के आ रहे हैं। दीज वास्ट फ्लॉट एंड लो लेइंग रीजन ऑफ एलोविल डिपॉजिट laid down by the 3 river and their tributaries। इसके साथ में इनकी बहुत सारी जो है हेल्पर जो नदियां है दूसरी वाली लेके आती है, प्रोवाइड फर्टिलाइज लैंड फॉर फर्टाइल land for cultivation। this is one of the most डेंसाइल पॉपुलेटेड रीजन ऑफ इंडिया। यहाँ पर सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड एरिया भी है, और ये चीजें मैं आपको वहां पर समझा चुकी हूँ किसमें, इन द सेक्शन ऑफ प्लेन्स, ठीक है। जब हमने प्लेन वाला सेक्शन पढ़ा था तो प्लेन की जो इम्पोर्टेंस है ह्यूमन लाइफ के लिए, प्लेन जो मतलब मेजर रोल प्ले करता है, वो सारी चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी उस चीज को बचा रही हूँ ताकि हम दूसरी इंफॉर्मेशन को और अच्छे से पढ़ लें। करेक्ट। हम माउंटेन्स के बारे में भी बहुत सारी चीजें पढ़ चुके थे, अब हम मेजर जो टॉपिक्स है, जो पॉइंट्स है, उसको देख रहे हैं। तो माउंटेन भी पढ़ लिया था, माउंटेन कैसे यूजफुल है हमने वो भी देख लिया था। अब हमने क्या किया, इंडिया के रिगार्डिंग उस चीज को पढ़ा है कि इंडिया में हमें कौन कौन सी चीजें पढ़नी है। सिमिलरली हमने प्लेन्स के बारे में भी देखा कि हमने, क्योंकि देखो यहाँ पर जो डिवाइडेशन है वो इंडिया का किया है, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे इंडिया में कौन कौन सी चीजें उस सेक्शन से बिलोंग करती है, हमें वो देखना है। अब हम जो प्लेन है उसी के बीच में द ग्रेट इंडियन डिजर्ट को भी पढ़ने वाले हैं राइट। जो ग्रेट इंडियन डिजर्ट है, तो कुछ लोगों ने इसको अलग से सेक्शन दिया हुआ है, और कई लोग जो है वो साथ में पढ़ते हैं, तो मैं साथ में पढ़ना ही ज्यादा मतलब अपने लिए सहूलियत मानती हूँ। हम अगर ग्रेट इंडियन डिजर्ट के ऊपर बात करें तो भाई ये वो एरिया है जहाँ पर पानी बहुत ज्यादा कम होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं होता है, मैं नहीं बोल रही। और उसके जस्ट अपोजिट जब आप इधर जाएंगे तो आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा पानी वाला एरिया मिलेगा। यहाँ पे बहुत कम बारिश होती है, क्लियर। यहाँ पर मतलब सबसे मतलब क्या कहना चाहिए कि बहुत रेयर बारिश होती है। यहाँ पर एक ही नदी है जो कि यहाँ पर पानी सप्लाई करती है, वो भी लूनी नदी, ठीक है, और वो भी सीजनल है,
राइट, वो भी सीजनल है। इन द वेस्ट ऑफ द नॉर्थर्न प्लेन एक्सटेंड इनटू अ ड्राई हॉट सैंडी स्ट्रेच ऑफ लैंड कॉल्ड, मतलब यहाँ पे क्या एकदम गरम और है ना, गरम सूखी जो सैंड है, जो मिट्टी है, वो वाले एरिया को इन्होंने कहा है द डिजर्ट, है ना, द ग्रेट इंडियन डिजर्ट, राइट। द रीजन एक्सपीरियंसेस अ वेरी लिटिल रेनफॉल, यहाँ पे बहुत कम बारिश होती है। द ओनली बिग रिवर हियर इज द लूनी विच इज अ सीजनल, वहां पे सीजनल बारिश के लिए होती है, तो इसलिए हमने उसे मरुस्थल कहा है। अब हम बात करते हैं प्लेट्यूज के बारे में। अब हमने इसे पेनिसुलर प्लेट्यू क्यों कहा है, क्योंकि इसका रीजन बताते हैं। प्लेट्यू सबसे पहले क्या होता है, इसकी डेफिनेशन में एक बार फिर से रिवाइज करा दूं आपको। जो प्लेट्यूज होते हैं वो क्या है कि हमने मतलब साथ में माउंटेन्स पढ़े थे, और उसी के साथ में हमने एक और टर्म पढ़ी थी कि जहां पर नीचे से तो ब्रॉड होते हैं लेकिन ऊपर का जो सरफेस होता है एक टेबल शेप में फ्लैट होता है, राइट। तो ये प्लेट्यूज होते हैं। इसकी सेम कंडीशन हम वहां से उसके साथ साथ माउंटेन के साथ वाली देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में मिनरल्स पाए जाते हैं, आयरन, ये सारी चीजें जो होती है वो यहाँ पर पाई जाती है। और इंडिया में हमने क्या देखा था, छोटा नागपुर का पठार पढ़ा था, राइट। लेकिन अब हमें इंडिया के रिगार्डिंग पूरे जगह के जो है प्लेट्यूज उसके बारे में पढ़ना है। तो इंडिया में देखो यहाँ तक कि हमने क्या किया था, यहाँ पर पढ़ लिया था क्या, हमने हिमालय के बारे में पढ़ लिया, इट मीन कि यहाँ पर हिमालय है। फिर उसके नीचे हमने यहाँ से ऐसे रीजन देखा, और इतने में देखा तो हमने क्या देखा, यहाँ पर क्या है, प्लेन है, राइट। और जो प्लेन है, जिस तरीके से हिमालय को हमने डिवाइड किया था, प्लेन भी डिवाइडेड है। जैसे हमने ग्रेट जो अभी यहाँ पर डिजर्ट पढ़ा वो यहाँ पर आ जाएगा, फिर एक पंजाब वाला अलग आएगा, फिर यहाँ पे बीच वाला एक अलग आएगा, फिर एक इधर आएगा और एक इधर भी आएगा। तो ये सारे डिवाइडेशन थे जो अभी इंपॉर्टेंट नहीं थे, तो मैंने अभी आपको वो नहीं एक्सप्लेन किए। अब क्या हुआ, यहाँ से इतना देखो, ये जो है इतना पूरा रीजन जो है वो चला गया। अब हमारे पास में बीच में बचता कितना एरिया है, बीच में हमारे पास इतना वाला एरिया बचा है, राइट। तो ये वाला जो है ये क्या कहलाता है हमारे पास में, ये वाला जो है मतलब कहलाता नहीं, एक्चुअल में है ये प्लेट्यू है, राइट। ये एक ट्राइंगल शेप में प्लेट्यू है ये, इसलिए हमने इसको क्या कहा, पेनिसुलर प्लेट्यू। अब क्या दिक्कत हुई भाई, हाँ जी। तो यहाँ पर एक ट्राइंगल शेप में हमारे पास में जो है प्लेटू है, और इसको हमने प्रायद्वीपीय प्लेटू या मतलब क्या है, पेनिसुलर जो है ये प्लेट्यू का है, क्योंकि देखो इस साइड से पूरी तरीके से किससे घिरा हुआ है, पानी से घिरा हुआ है, और इधर से ये जो है एक वाला स्पेस मिलता है जो कि ये अर्थ से मतलब जो क्या कहना चाहिए, लैंड फॉर्म जो है वो एक साइड से, और बाकी तीन साइड से क्या है, पानी से घिरा हुआ है, राइट। और इसका जो शेप बनता है वो क्या बनता है, ये ट्राइंगल शेप का बनता है, और इस बीच में ढेर सारे जो है प्लेट्यूज जो है यहाँ पर बने हुए हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो आपको छोटा नागपुर का पठार मिल जाएगा, इधर से जब आप इधर देख लो तो अरावली जो श्रेणी है वो निकल जाती है, यहाँ से अलग मिल जाते हैं। इधर इधर और आते जाएंगे तो आपको इधर नीलगिरी की पहाड़ियों के पास में कुछ मिल जाएंगे। तो ऐसे करके डिवाइडेड है बहुत इसमें, ठीक है। ये हमारा हो गया ट्राइंगल शेप में हमारा ये प्लेट्यू। अब हम इसके बारे में थोड़ी सी चीजें देखें। द पेनिसुलर प्लेट्यू इज ट्राइंगुलर इन शेप एंड बाउंडेड ऑल साइड बाय हिल रेंज। बहुत सारी हिल रेंज है, जब माउंटेन रेंज हमने अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा ये सारी देखी थी कि भाई ये छोटी छोटी ऐसे ऐसे सराउंडेड है, इधर नीचे नीलगिरी से सराउंडेड है, और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। द नॉर्थर्न पोर्शन ऑफ द प्लेट्यू इज बाउंडेड बाय द अरावली, विंध्यास, द सतपुड़ा एंड राजमहल पहाड़ी, मैं आपको बता चुकी हूँ। द वेस्टर्न पोर्शन इज बाउंडेड विद द वेस्टर्न घाट दैट स्ट्रेच अलोंग वेस्टर्न बॉर्डर ऑफ द कंट्री। अब वेस्टर्न घाट कैसे है मैं ये आपको बता दूं। देखो यहाँ पर पानी से है, ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर ऐसे घाट बन जाते हैं, जो पानी वाला स्पेस है ना ये हट गया, ये मिट्टी वाला इधर ये हो गया, तो यहाँ पर घाट बने, तो इसी को हमने वेस्टर्न घाट के नाम से कहा गया है। अब आते हैं हम कोस्टल प्लेन के ऊपर, जो अभी मैंने जस्ट आपको बताया ना। देखो यहाँ से जो है चीजें, ये हो गई हमारा प्लेट्यू हो गया, राइट। यहाँ से प्लेन बन गया था, इधर हमारे पास हिमालय आ गया था, बचा ये घाट वाला एरिया, करेक्ट, इधर भी और इधर भी। तो कोस्टल प्लेन्स जो है वो दोनों साइड होंगे, ईस्टर्न भी होगा और वेस्टर्न भी होगा। अब आपको मेन जो डेफिनेशन है कोस्टल प्लेन की वो बता दे। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इधर से पानी है टोटली, और इधर से भी पानी है। तो हमने प्लेन की डेफिनेशन क्या बताई थी कि प्लेन जो है वो ऐसे बनते हैं कि जो बहा के लाया जाता है और डाला जाता है ना, जो भी निक्षेप वहां से निकलता है, तो वही प्लेन्स होते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी देखो तो भाई यहाँ पे भी तो पानी है, और कोस्टल क्यों, क्योंकि कोस्टल कोस्टल वाला एरिया है यहाँ पे।
अब ये वाले तो हमने प्लेन्स देख लिए, तो ये वाले जो एरियाज होते हैं, देखो ये वाला एकदम थोड़ा सीधे सीधे वाला एरिया और ये थोड़ा टेढ़ा तिरछा जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो प्लेन्स होते हैं तो भैया ये वाला जो एरिया है तो ये थोड़ा सकरा सा है, और ये थोड़ा मतलब यहाँ पर जो दोनों है ना, मतलब नॉर्थन और वेस्टर्न वाला जो ईस्टर्न वाला जो है, सॉरी नॉर्थन ईस्टर्न नहीं, ईस्टर्न और वेस्टर्न वाले जो कोस्टल्स है, तो भाई इसमें भी थोड़े थोड़े डिफरेंट होते हैं कि एक जो है वो चौड़ा है और एक नहीं है। तो यहाँ से क्या होता है कि देखो इधर से ये वाला क्यों है, देखो यहाँ पर क्या है कि इधर साइड से जो बह करके आ रहा है, ठीक है। अब इधर से क्या हो रहा है, एक सेकेंड भाई, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ, एक मिनट। देखो ये वाले जो प्लेन्स है, ये ज्यादा इसकी जो मतलब ब्रिथ होती है ना, मतलब ब्रिथ जो वो ज्यादा चौड़ी होती है, क्यों, क्योंकि इधर से यहाँ से बहुत सारी रिवर्स जो है वो बहते हुए आ रही है इस साइड में, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको सुंदरबन का डेल्टा मिलेगा जो कि बहुत बड़ा है, जो कि क्या ब्रह्मपुत्र और इधर से गंगा नदी जो है जो अपना यहाँ पर जल छोड़ती है, वो वाला एरिया हो जाता है, ठीक है। तो ये बड़ा भी है और यहाँ से इधर की जितनी भी नदियां आती है ये, और ये थोड़ा कम सकरा है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, इसके कंपेरिजन में देखें तो ये थोड़ा कम यहाँ पर ये करता है। तो यहाँ पर बहुत सारे नदियों के मुहाने भी मिलेंगे। मुहाने बोले तो जो लास्ट वाला पॉइंट होता है जहाँ पे अपना पानी जो है इसमें मिक्स कर देती है। तो इधर आने वाली जितनी भी रिवर्स होती है वो बंगाल की खाड़ी में अपना पानी डालती है, और इधर से जो इधर जाती है वो कहाँ डालती है, वो अरेबियन सिया में डालती है। तो इधर से तीन ही नदी जाएंगी, ताप्ती, माही और नर्मदा, और इधर से जितनी भी नदी है, मतलब कौन सी, ये हो गई महानदी हो गई, गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, कावेरी हो गई, तो वो सब जो है बंगाल की खाड़ी में अपना पानी गिराती है, राइट। और इधर से तीन ही जाएंगी और वो भी यहाँ पर डाल देंगी, कहाँ पे, ये जो खंबात की खाड़ी वाला रीजन जो आता है तो वहां पर ही अपना पानी डाल देंगे, कौन सी, नर्मदा, तापी और माही। क्लियर। तो कोस्टल प्लेन के बारे में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। द कोस्टल प्लेन्स ऑफ द इंडिया लाई इन ऑन आइदर साइड ऑफ द दक्कन प्लेट्यू अलोंग द वेस्टर्न साइड ऑफ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। जो दोनों साइड के कोस्ट थे तो उसके साइड वाले जो प्लेन्स है उसको हम कोस्टल प्लेन्स कहते हैं। इनकी हाइट कितनी होंगी भाई, तो 6150 किलोमीटर फ्रॉम रन ऑफ कच्छ इन द वेस्ट टू बंगाल इन द ईस्ट, ठीक है। तो यहाँ से इनकी इतनी हाइट है। इट ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू, द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, ये दोनों में इनको डिवाइड किया गया है। तो ये हमने कोस्टल प्लेन्स के बारे में भी पढ़ लिया, ऑलमोस्ट सारी चीजें हमारी कवर हो गई। ये मैं बात करूँ तो इंडिया का जो हमने मैप बनाया था वहां पर ये वाले एरिया में हमने हिमालय पढ़ लिया, ये बात मैं हर इसमें बार बार बोल रही हूँ कि हमने हिमालय पढ़ लिया, फिर यहाँ से यहाँ तक हमने प्लेन पढ़ लिया, फिर यहाँ से यहाँ तक के हमने प्लेट्यू पढ़ लिया, हमने कोस्टल प्लेन्स भी पढ़ लिए। अब हम पढ़ने वाले हैं आइसलैंड ग्रुप्स, ठीक है। इतना सब कुछ कवर हो गया। तो अब हम जब आइसलैंड ग्रुप पढ़ेंगे तो सबसे पहले तो डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि आइसलैंड होते क्या है। तो आइसलैंड इज अ बॉडी ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर, ठीक है। मतलब जो पूरा है, देखो यहाँ तक के, ये देखो ये पूरा पानी है, इधर आप बे ऑफ बंगाल में देखो तो यहाँ पर पूरा पानी ही पानी नजर आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा एक पॉइंट देखेंगे तो यहाँ पर भैया क्या है, जमीन भी है, ठीक है। मतलब वो जमीन जो चारों ओर से पानी से घिरी हुई है। भारत जो है वो इतने इतने साइड से ही है, हम इसको आइसलैंड नहीं बोल सकते क्योंकि भाई एक साइड से पूरा लैंड से भी तो घिरा हुआ है। और ये वाली जो जमीन कैसी है कि ये चारों ओर से पानी से घिरी हुई है, तो इसको कहा जाता है आइसलैंड। इंडिया में दो आइसलैंड है मेन, ठीक है। इसके बाद में इसको डिटेल से पढ़ेंगे तो वहां पे आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। एक तो इस साइड हो गया ये वाला बे ऑफ बंगाल में, और दूसरा जो है वो कहाँ पर हो गया, इस साइड में हो गया अरेबियन सिया में। दो आइसलैंड्स हो गए हमारे पास में। तो लक्षद्वीप आइसलैंड इन द अरेबियन सिया, तो यहाँ पर जो आइसलैंड है वो लक्षद्वीप जो है वो यहाँ पर है, और अंडमान एंड निकोबार जो है वो कहाँ पर है, वो हमारे बे ऑफ बंगाल में है। जो इंदिरा पॉइंट है, जो लास्ट पॉइंट आता है, वो भी यहीं पर है निकोबार में, ठीक है। बहुत सारी डिटेल है, मतलब जितनी भी चीजें मैंने आपको यहाँ पर आज फिजिकल डिवीजन में पढ़ाई है, तो हर एक डिवीजन में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि स्किप्ड हो चुकी है, बट जितना अभी आपके लिए रिक्वायर है वो सारी चीजें मैं ऑलमोस्ट आपको बता चुकी हूँ कि एक्चुअल मेन मेन जो डेफिनेशंस है हम बेस से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। हम बेसिक अपना क्लियर करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। अब हमने सारी चीजें तो इंडिया की देख ली थी, अब हमारे पास यही चीजें बची थी। तो हमने आइसलैंड देख लिया, हमें आइसलैंड की डेफिनेशन पता है, एन आइसलैंड इज अ बॉडी ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर, तो ये वाटर से सराउंडेड है। इंडिया हैज टू आइसलैंड, ठीक है। द टू आइसलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया आर द लक्षद्वीप आइसलैंड इन द अरेबियन सिया एंड द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड इन द बे ऑफ बंगाल। तो इस तरीके से हमारे पास में दो हो गए और दोनों साइड में दोनों है। डिटेल में पढ़ने के लिए जब हम आइसलैंड वाला सेक्शन पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे ही।
Lakshadweep is island are located in Arabian Sea. The island is located is off coast of Kerala state. ठीक है, Lakshadweep is the island group of India has coral origin. These are coral island located off the coast of the gods on country Kerala. ठीक है. They considered as the kind of coral reefs that is known as atolls, which is circular or horse show shaped reef. तो भाई ये जो आइसलैंड है तो मोस्टली जो कोरल कहते हैं ना प्रवाल, अब ये किस तरीके से होता है, मतलब कोरल मीन्स जो भी जो समुद्र वगैरह है ना तो उसमें से जो भी प्रवाल निकलते रहती है, जो है ना कोरल निकलते रहती है, तो उसके ऊपर एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक ऐसे जमा होते होते जो बनता है, तो इसीलिए इसको हमने कोरल आइसलैंड कहा है, क्योंकि इसी तरीके से बना हुआ है। इसके जगह अगेंस्ट हम लोग अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड के ऊपर पढ़े, तो अंडमान और निकोबार जो है वो वॉल्केनिक जो है उसके बना हुआ होता है, और यहाँ पर बहुत सारे क्या कहना चाहिए, बहुत सारे 550 जो है आइसलैंड जो है वो सिचुएटेड है इन अंडमान एंड निकोबार। और अंडमान निकोबार कहाँ पर है, बे ऑफ बंगाल में। और बेरन द्वीप जो है वो एकमात्र ऐसा आइसलैंड है जो कि वहां पर जिंदा, मतलब जो लाइव जो वॉल्केनो है वो यहाँ पर सिचुएटेड है। सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, जिसमें हमने एक एक जो डिविजन थे वो सारे पढ़ लिए, मतलब जितनी इंपॉर्टेंट चीजें होती है ना वो। अब हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे और चीजों को डिटेल में देखेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, सीखेंगे। ठीक है, एक बार फटाफट रिवाइज करें कि हमने यहाँ पे क्या क्या चीजें पढ़ी है, क्या क्या चीजें समझी है। तो एक बार मैं यहाँ पर मैप लेके आ जाऊँ, वहां पे हम सारी चीजों को समझ लेते हैं। हमने इंडिया में देखा, इंडिया क्या, मैं शुरू से शुरू करती हूँ कि हमने एक सोलर सिस्टम देखा। सोलर सिस्टम में हमने एक प्लेनेट देखा, उस प्लेनेट पे उसको हमने अर्थ कहा। वो लिविंग था क्योंकि यहाँ पर एयर थी, वहां पर लैंड था, वहां पे एक एटमोस्फियर था रहने के लिए, वाटर था, तो इसलिए हमने मतलब यहाँ पे जीवन पाया गया। फिर उसके बाद में जब हम उसको धीरे धीरे पढ़ने लगे तो हमको 7 कॉन्टिनेंट मिले, 5 ओशियंस मिले। फिर उस 7 कॉन्टिनेंट में एक कॉन्टिनेंट में हम डिटेल में गए तो वहां पर हमने एशिया में एक इंडिया देखा जहां पर हम रह रहे हैं। अब हमने इस इंडिया का भी डिवीजन देखा हर तरीके से। तो हमने देखा कि भाई इंडिया जो है, इधर से पाकिस्तान यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है उसके अफगानिस्तान है, इधर चाइना है, यहाँ पर नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, यहाँ पे श्रीलंका है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या है, अरेबियन सी है, यहाँ बे ऑफ बंगाल है। हमने उसके आस पड़ोसी भी सब लोगों को अच्छे खासे से देख लिए, मिल लिए। फिर इंडिया का फिजिकल जो है हम वो देखने लगे कि फिजिकल जो डिवीजन है वो कैसे हुआ। तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर हिमालय है, फिर प्लेन है, फिर प्लेट्यू है, फिर कोस्टल्स है। ठीक है, इन सारी चीजों को देखा। फिर हमने क्या देखा, यहाँ पर आइसलैंड्स भी है। तो एक एक चीजों को हमने बेसिक जो था वो बहुत अच्छे से समझ लिया है। अब आपकी ड्यूटी ये बनती है कि आप अपने मैप्स खोले, वहां पर जो जो चीजें हमने पढ़ी है, जो जो समझी है, उसको वहां पर डाले। ठीक है, एक बार आप देख के करें, दूसरी बार भी ना बने तो देख के करें, लेकिन यकीन मानिए तीसरी बार आप अपने आप बिना देखे इस चीज को कर लेंगे। उससे अच्छा बेस्ट आइडिया बताती हूँ, जितना मैंने आज आपको समझाया है उसे समझने का, कि आप बस एक भरा हुआ मैप लेकर के बैठ जाइए। एक आप फिजिकल मैप लीजिए और एक पॉलिटिकल मैप लीजिए। दोनों पता है कि फिजिकल मैप क्या होता है और पॉलिटिकल क्या होता है। पॉलिटिकल जहाँ पे सिटीज के बारे में है, स्टेट्स के बारे में है, जो लोकेशन है उसके बारे में बताता है। पॉलिटिकल फिजिकल क्या होगा, फिजिकल जो वहां पर जो उसका जियोग्राफिकल कंडीशन है कि कहाँ पे कौन सा माउंटेन है, कहाँ पे कौन सी रिवर है, वो सारी चीजें आप दोनों को साथ में रखिए और वहां पे देखिए कि भाई यहाँ पर अच्छा माउंटेन दिखाया, तो माउंटेन वाला सेम लोकेशन आप यहाँ देखो कि माउंटेन किस जगह पे दिखाया है। तो आपको पता चलेगा कि माउंटेन कहाँ कहाँ से होकर के गुजरता है। कोई रिवर बह रही है तो आप वहां पे देखो रिवर कहाँ कहाँ से जा रही है। सेम आप पॉलिटिकल में देखो, आपको पता चलेगा कि रिवर इतनी इतनी स्टेट से होकर के निकल रही है। तो ऐसे करके आप बस ध्यान से एकदम फ्री माइंड से होके देखें। आप अपनी क्लास में जाते हैं स्कूल में, तो क्लास में मैप्स लगे हुए होते हैं, वहां पे गेम्स खेलिए कि कोई लोकेशन ढूंढना है, कोई प्लेस ढूंढना है, कोई रिवर फाइंड आउट करनी है, कोई शब्द ढूंढना उसमें से। तो इन सारी चीजों से हमें मतलब जितने भी मैपिंग वाला काम है तो वो हमारे लिए इजी होते जाएगा। सो गाइस, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।